हेलो, वेलकम बैक टू पीस। आप सभी का स्वागत है सेप आईएएस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेप आईएएस। आज हम लोग देखते हैं वीकेंड करंट अफेयर्स को, जो 1 से 10 फरवरी तक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर किया था, फर्स्ट ऑफ फरवरी, जो फर्स्ट वीक के फरवरी का जो बचा हुआ था। और आज हम लोग देखेंगे जो भी करंट अफेयर्स बचे हुए हैं 1 से 10 के बीच में, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं जो मेजर हाइलाइट्स है इस वीक के, कि कौन-कौन से वो हाइलाइट्स है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अ, बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स का, तो देखते हैं कि क्या वो करंट अफेयर्स है आज जो इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला है कि ग्रैमी अवार्ड बहुत न्यूज़ में था, ठीक है? तो ग्रैमी अवार्ड का जो 66th एडिशन था, उसकी वजह से ये बहुत चर्चा में था, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और सबसे पहले इसमें 2-3 बात जानना है कि ये म्यूज़िक के फ़ील्ड में दिया जाता है। तो म्यूज़िक के फ़ील्ड में यहाँ दिया जाता है, ये 66th अवार्ड था, 66th एडिशन था, और ये एनुअली ये अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है? तो एक बात यहाँ ये जानना है कि ये म्यूज़िक के फ़ील्ड में देना है, और दूसरा कि ये 66th एडिशन है, और ये 4th ऑफ फरवरी को ये दिया गया है। तो इसमें जो कुछ फ़ेमस चीज़ें हैं, उसको जानना है। जो भी अवार्ड दिया गया है, उसके अलावा जो आपको एक बात याद रखना है कि इंडियन जो भी पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, वो चीज़ याद रखना है, ठीक है? तो इंडियन में बात करें तो यहाँ पे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो गया है, वो इंडिया के इंडियन म्यूजिशियन है शंकर महादेव और जाकिर हुसैन, उनका जो बैंड है शक्ति, उसके लिए दिया गया है, ठीक है? तो ये न्यूज़ में था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये वाला चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये वाला याद करना है हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो ये तो फैक्ट है जो आपके पीटी के एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये कुछ इसमें मैंने स्लाइड में सारा कुछ मेंशन कर रखा है कि जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो आपको याद करना है, ठीक है? ये दूसरा एक न्यूज़ है आयरलैंड के ऊपर, ठीक है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर है, फर्स्ट रिपब्लिकन मिनिस्टर, ठीक है? तो ये आयरलैंड की फर्स्ट रिपब्लिकन मिनिस्टर बनी है, तो ये बहुत न्यूज़ में है, ठीक है? तो न्यूज़ में क्यों है आयरलैंड को लेकर? ये जो मैप है आयरलैंड का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयरलैंड जब पहले तो ब्रिटिश का कॉलोनी था ये, स्टार्टिंग में ब्रिटिश का कॉलोनी रहा था, ठीक है? ब्रिटिश का ही ये कॉलोनी था, ठीक है? फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ये 1921 के करीब में इसको इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है? तो ये इसको इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद इसकी जब आज़ादी हुई, तो उसी समय इसका विभाजन हुआ, ठीक है? तो एक नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग पार्ट बन गया, और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये अलग बनी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ दोनों अलग-अलग हो गया। तो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये यूके का पार्ट हो गया, ठीक है? तो यूके बेसिकली बोलते किसको है? पहले ये 2 टर्म आता है, उसको समझिए। यूके, यूके जब भी बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, इसमें हम लोग ब्रिटेन जो मेजर कंट्री है, ब्रिटिश, ब्रिटेन की बात करते हैं। दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड इसी का पार्ट, ठीक है? नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर 2 कंट्रीज़ इसमें और है, प्लस 2 कंट्रीज़, ठीक है? तो ये चारों कंट्रीज़ की मिला के जो बात करते हैं, उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम, यहाँ मैप से हम लोग देख सकते हैं, ये चारों जो कंट्री है जो इसके पार्ट है, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सभी मिला के क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और केवल जब ब्रिटेन की बात करें तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है? उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को नहीं काउंट करते हैं, केवल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। तो ये 2 टर्म है जिसमें कन्फ्यूजन रहता है बेसिकली, वो ध्यान रखना है, ठीक है? और प्लस इसमें अगर नॉर्दर्न आयरलैंड कर दें तो ये टोटल हो जाता है यूके, ठीक है? ये यूके का हिस्सा हो जाता है। फिर अभी ये न्यूज़ में क्यों था? ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये यहाँ पे बेसिकली सरकार कैसे होता है, सरकार कैसे चुन के आती है, उसी की वजह से न्यूज़ है। तो एक टर्म इसमें निकल के आ रहा है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है ये 1998 का एग्रीमेंट है। बेसिकली हुआ क्या था कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जब वो ब्रिटिश से उनको आज़ादी मिली, उसके बाद यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, 2 रिलीजियस ग्रुप्स थे जिनके बीच में सिविल वॉर चलते रहा। एक कैथोलिक क्रिश्चियन के है, कैथोलिक प्लस प्रोटेस्टेंट, ठीक है? इनके बीच में युद्ध होता गया, और ये 30 साल तक, 30 इयर्स तक ये सिविल वॉर का रूप ले लिया, ठीक है? सिविल वॉर ये कंटिन्यू हुआ। इसी सिविल वॉर को एंड करने के लिए ब्रिटिश ने ये एग्रीमेंट कराया था, इन दोनों पार्टी को साथ लेकर। इसी को बोलते हैं हम लोग गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ठीक है?
गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली हुआ क्या है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में कि जो पावर का शेयरिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर बात है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो जो मेजर पार्टी है दो ठो, ठीक है, दो मेजर पार्टी उसमें कौन कौन से हैं? एक आपके रिपब्लिकन है और दूसरे हैं आपके यूनियनिस्ट। तो जो यूनियनिस्ट है ना, ये प्रो यूके है, यानी ब्रिटेन के प्रति इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। और ये रिपब्लिकन है, इनको लेफ्ट विंग बोलते हैं, वहाँ के लेफ्ट विंग पार्टी, ठीक है। तो अभी तक वहाँ पे 1998 के बाद ये जो पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जब भी सरकार बनेगा नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो जो भी पार्टी जिसको मैक्सिमम वोट शेयर मिलेगा, उसके हेड बनेंगे, और जो सेकेंड मोस्ट पार्टी जिसके अ, जो सबसे ज़्यादा इनके बाद जिसको वोट मिला होगा, उनकी पार्टी से भी एक मेंबर चुने जाएंगे डिप्टी के फॉर्म में, वो भी सरकार में रहेंगे। और ये दोनों पार्टियां जब साथ में मिलकर काम करेगी तभी वहाँ पे सरकार रह पाएगा। तो इस वजह से डिस्टर्बेंस देखने को मिला कि बार-बार वहाँ सरकार गिर जाता है, क्योंकि कोई एक पार्टी बाहर निकल जाता है। रिसेंट में जो यूनियनिस्ट पार्टी जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट शेयर मिला था, उसने सरकार से बाहर निकल के बोला कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। उसका कारण ये था कि ब्रिटेन अभी हाल ही फिलहाल में ब्रेक्जिट हुआ था 2015-16 में। ब्रिटेन जो है यूरोपियन संघ से, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला था, जिसके पे कुछ प्रोविजंस था जो आपको समझना चाहिए कि उस वक्त क्या होता था कि इन लोगों के बीच में जो ट्रेड होता था, उस पे कोई बैरियर्स नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई पास नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था। अब जब ब्रिटेन उससे बाहर आ गया, तो ये जो वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी है, उन्होंने बोला कि अब हमारे यहाँ जो मैप है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड और जो इंग्लैंड के बीच में जो बॉर्डर है, या फिर जो जो भी पासेस है, उनको हम लोग क्या करेंगे, अब रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उन पे चेकिंग वगैरह होगा। जिसके विरोध में ये जो यूनियनिस्ट पार्टी है, उन्होंने ये सरकार से बाहर निकल गया था, ठीक है। ये कारण था। अभी रिसेंट में इन दोनों को साथ लाया गया है, जिसके बाद से फिर से सरकार बनी है। उसी सरकार को हेड कर रही है, जिनका इमेज अभी आप लोगों ने देखा, ये उसी सरकार को हेड कर रही है, ठीक है। तो जिसके वजह से ये पूरा न्यूज़ में है। मिशेल ओशेल नाम है इनका, ठीक है। क्या नाम है? मिशेल। ये उनका इमेज है, जो ब्लैक कोट में है, ये उनका इमेज है। मिशेल ओनेल इनका नाम है। और एक चीज़ ये जानना है कि ये सिन फेन पार्टी से बिलोंग करती है, ठीक है। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ये जो भी स्टोरी आप लोगों ने सुना, यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसमें बेसिकली समझना क्या, ये जो मैप आ रहा है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये मैप से क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ग्रीन वाला हिस्सा, ये पूरा पहले पैलेस्टीन का था, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ये पूरा पैलेस्टीन का था। धीरे-धीरे व्हाइट वाला हिस्सा, यहाँ पे ज्यूज़ कम्युनिटी आते गए, और पैलेस्टीन का जो एरिया था वो कम होते गया, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं कि आज अगर प्रेज़ेंट टाइम की बात करें 2024 में, तो बस ये ग्रीन इतना वाला हिस्सा जिसको गाज़ा स्ट्रिप या फिर गाज़ा पट्टी, और ये वाला हिस्सा जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, ये केवल अभी किसके कंट्रोल में है? ये भी केवल पैलेस्टीन के कंट्रोल में। बाद बाकी बचा हुआ टोटल हिस्सा, ये व्हाइट वाला रीजन, ये किसके कंट्रोल में है? इजराइल के कंट्रोल में। तो ये दोनों, ये मैप बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो ये मैप से समझना है कि कहाँ पे कौन लोकेशन है। ये लोकेशन आपका किसका है? गाजा स्ट्रिप का है। ये लोकेशन आपका गाजा स्ट्रिप का है, इसको गाजा पट्टी भी बोलते हैं। और ये आपका वेस्ट बैंक है, तो ये भी याद रखेंगे, वेस्ट बैंक आपका ईस्ट में है, ठीक है। वेस्ट बैंक है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन से वो कंट्रीज है जो इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डरिंग कंट्री, ये ऐसे ही सवाल आपसे कन्फ्लिक्ट को लेकर या फिर जो प्लेसेस न्यूज़ में है उसके वजह से चर्चा में रहता है। तो ये वाला एरिया जो है वो वाटर बॉडी है, तो उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। सबसे ऊपर नॉर्थ में आपको जॉर्डन है, ठीक है। जॉर्डन कंट्री है। फिर आपको वेस्ट में, ईस्ट में पहले बात करते हैं। ईस्ट में सीरिया है, फिर लेबनान है, और इधर वेस्ट में इजिप्ट है। ये 4 कंट्रीज है जो इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक टर्म और इसमें आता है जो एग्जामिनेशन में आपको पूछता है, पीसीएस एग्जामिनेशन में कोई सा भी पीसीएस शब्द है तो उसमें ये पूछता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। टू स्टेट सॉल्यूशन किसके संदर्भ में बात किया जाता है? तो ये इजराइल प्लस पैलेस्टीन, इन दोनों के संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती है कि दोनों को
2 राज्य बना दिया जाए, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का प्रपोजल था, ठीक है? तो जिसकी वजह से ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये मानने के ऊपर है कि कौन किसको मानता है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ है आपको म्यांमार को लेकर। म्यांमार अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसी में एक प्रोजेक्ट हमारा, क्योंकि म्यांमार में 2022 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ का मिलिट्री टेक ओवर जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ऑंग सांग सू की, ठीक है? उनका तख्ता पलट किया गया था, मिलिट्री टेक ओवर, जिसको जुंता भी बोलते हैं, ठीक है? तो जिसके बाद से वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो म्यांमार में बहुत सारे इथनिक वायलेंस देखने को मिल रहे हैं, इथनिक वायलेंस, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपस में लोग लड़ रहे हैं और या फिर कंबाइंड होके किसके साथ लड़ रहे हैं, मिलिट्री के एक्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये तो म्यांमार का सिचुएशन है, 2022 से ही बना हुआ है। प्रेजेंट में न्यूज़ में क्यों है, तो ये कालाधन प्रोजेक्ट के ऊपर ये न्यूज़ में है। कालाधन प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार के बीच में 2009 में साइन हुआ था, ठीक है? 2009 में इंडिया और म्यांमार के बीच में, ये मैप से भी आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था, ठीक है? इंडिया और म्यांमार के बीच में। बेसिकली ये कुछ नहीं है, बस ये है कि कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट के साथ हम अपने कनेक्टिविटी को अच्छा कर सके। क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने के लिए हमारा एक ही रास्ता है, वो है चिकन नेक, या फिर जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है? जिस पे हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए, उस चीज़ पे हम अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में डोकलाम का भी इश्यू हुआ था। क्योंकि डोकलाम का जो इश्यू हुआ था, तो चाइना का यही इंटेंशन था कि वो डोकलाम वाले रीजन को कंट्रोल में लेकर फ्यूचर में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पे वो अटैक करे, ठीक है? ताकि नॉर्थ ईस्ट जो पूरा एरिया है, वो भारत से अलग हो जाए। तो ये चाइना का हिडन इंटरेस्ट है। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ किया। तो ये सी वाले एरिया से मैप के जरिए समझते हैं कि क्या है ये। यहाँ देखते हैं ये इंडिया है, तो इंडिया के कोलकाता से, हाँ, कोलकाता से हम लोग यहाँ के पोर्ट से इसको सी के माध्यम से 539 किलोमीटर कवर करते हुए यहाँ पे एक सीतवे पोर्ट है, क्या नाम है, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, सीतवे पोर्ट। तो ये म्यांमार में है। तो इनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग सी के माध्यम से पहुँच जाएंगे। फिर सीतवे से पलेटवा, यहाँ ये वाला जो रीजन है, जो अभी इसी की वजह से नहीं हुई, ये जो पलेटवा है, ये चिन स्टेट में है। वहाँ पे एक जगह है, प्रोविंस है चिन स्टेट, ठीक है? उसका हिस्सा है। तो ये अभी वहाँ की एक इथनिक ग्रुप है, उसका नाम है अराकन आर्मी, अरनकन आर्मी, ठीक है? उसके कंट्रोल में आ गया है। तो इसके वजह से ये जो आर्मी है बेसिकली वहाँ पे, या फिर ये जो इथनिक ग्रुप है, ये हमेशा से इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में रहे हैं, क्योंकि ये प्रो चाइना है। ये ग्रुप जो है प्रो चाइना है, या फिर दूसरे टर्म में समझे तो चाइना का इनको सपोर्ट है, ठीक है? चाइना का इनको सपोर्ट है मिलिटरली या फिर फाइनेंशियली। तो ये लोग इस प्रोजेक्ट का शुरू से विरोध कर रहे हैं। और अभी ये जो रीजन है, क्योंकि सीतवे से हम लोगों ने जोड़ा है कि हाँ, प्लेटवा को जोड़ा है, तो यहाँ पे एक नदी है, कालादान नदी, जिसके ऊपर ये पूरा नाम है प्रोजेक्ट का, कालादान नदी। इनलैंड रूट से हम लोग यहाँ तक पलेटवा पहुँचेंगे। पलेटवा से होते हुए बाय रोड यहाँ बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, मिजोरम, ठीक है? मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल तक पहुँचेंगे बाय रोड, और वहाँ से एनएच से हम लोग जोड़ेंगे इसको, ठीक है? ये पूरा बेसिकली हम लोग का प्रोजेक्ट है, ताकि यहाँ पहले जो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से होते हुए हम लोग नॉर्थ ईस्ट पहुँचते थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, उस पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और इससे हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, वो भी हमारा एनहांस होगा, ठीक है? कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है? जिस वजह से ये पूरा न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, क्या है? ये देख सकते हैं यहाँ पे चिकन नेक है, इसी की बात कर रहे थे हम। ये वाला जो रीजन है वो चिकन नेक है। ये बस पतला सा नैरो रोड है, जिससे आप नॉर्थ ईस्ट तक पहुँच सकते हैं। और जो डोकलाम का विवाद है, ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, यहीं पे डोकलाम का विवाद हुआ था, जिसको लेकर ये टारगेट था कि यहाँ पे अटैक किया जाए। फ्यूचर ये प्लान था चाइना का, पूरे डिस्टर्ब करने के लिए जून को, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे थे कुछ दिन पहले, अभी भी चल रहा है। उनका डिमांड क्या है बेसिकली कि 2019 में, ठीक है? बात करते हैं कि 2019 में वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसके अंदर बेसिकली 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर, जिसके पास खुद का असेंबली है, और प्लस यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ लद्दाख, जिसके पास अपना स्टेट असेंबलीज नहीं है, ठीक है? तो इनका ये डिमांड था कि हमको
स्टेटहुड पूरा तरीके से दे दिया जाए, ठीक है? जो अभी यूनियन टेरिटरीज बने हैं, तो एक स्टेटहुड, फुल फ्लेज स्टेटहुड का डिमांड है, और दूसरा सिक्स शेड्यूल के अंदर ये सेफगार्ड मांग रहे हैं। तो सिक्स शेड्यूल है क्या, क्यों ये न्यूज़ में, थोड़ा सा उसके ऊपर देख लेते हैं। तो सिक्स शेड्यूल में बेसिकली होता क्या है कि ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई। एटीएम स्क्वायर उसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एटीएम स्क्वायर। त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पे जो भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया जाता है, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाते हैं, ताकि वो एरिया को वो लोग खुद ही एडमिनिस्ट्रेट करें। तो ये बेसिकली इनका डिमांड है, और ये एक डिमांड है कि पूरी तरीके से जो हमारा पहले से स्टेट था उसको फिर से वापस कर दिया जाए, स्टेटहुड का दर्जा फिर से दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट और हो सके, ठीक है? ये बेसिकली इस वजह से न्यूज़ में है, तो ये आपको जानना चाहिए। अभी दूसरा न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन का एक आर्टिकल 99 बहुत चर्चा में है, ठीक है? 99 बहुत चर्चा में है। तो ये आर्टिकल बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन है, ठीक है? 6 ऑर्गन है, उसमें एक ऑर्गन है आपका मुख्य ऑर्गन, एक तो यूएनएससी है और दूसरा यूएनजीए है, ठीक है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो बेसिकली होता क्या है, जब पूरी दुनिया भर में अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाए, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस पे एक्शन ना ले रहा हो, जैसे भी इज़राइल, पैलेस्टीन, रशिया, यूक्रेन को लेकर, तब यहाँ पे एक स्पेशल पावर दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है? इनको ये पावर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल को स्पेशल पावर दिया गया है कि आर्टिकल 99 का यूज़ करते हुए ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, उनके ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं ग्लोबल सिचुएशन पे, जहाँ पे ये रिस्क है कि पीस वहाँ पे डिस्टेबलाइज हो रही है, शांति वहाँ पे भंग हो रही है, उसको लेकर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान उधर केंद्रित कर सकते हैं। तो यही बेसिकली इसको लेकर इनको स्पेशल पावर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, जो कि एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है? उनको ये स्पेशल पावर है। पास्ट की बात करें तो ये 3 बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 3 सेक्रेटरी हेड थे, उन्होंने इस पावर का यूज़ किया था। अभी अभी इन्होंने पैलेस्टीन को लेकर इस पावर का यूज़ किया है, जिस वजह से ये पूरा चर्चा में है, ठीक है? दूसरा न्यूज़ देखते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बात करते हैं। G20 का जब समिट हुआ था सितंबर में हमारे यहाँ, सितंबर 2023 में, तो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट आगे रखा था सभी कंट्रीज़ के सामने, और उस पे साइन भी हुआ था बेसिकली। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है? ये प्रोजेक्ट हम लोगों का बनाने का सपना है, इसके ऊपर अभी बात चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग करना क्या चाहते हैं, जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? चाइना का क्या गोल है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है? जिसके तहत चाइना क्या चाहता है कि पूरी दुनिया को वो रोडवेज या फिर शिपवेज के माध्यम से, जैसे ये वाला एरिया पूरा रोडवेज के माध्यम से सेंट्रल एशिया क्रॉस करते हुए, रशिया क्रॉस करते हुए यूरोपियन यूनियन तक के मार्केट को पहुंचना चाहता है, या फिर बाई वाटर ये सिंगापुर होते हुए, साउथ ईस्ट एशियन होते हुए पूरा इंडिया को टच करे, फिर यहाँ मालदीव्स होते हुए, श्रीलंका होते हुए, अफ्रीकन कोस्ट को टच करते हुए, फिर ये कहाँ पहुंचे, यूरोप के मार्केट तक पहुंचे। तो ये पूरा चाइना का प्लान है, ठीक है? चाइना का प्लान है, जिसके अंदर वो क्या करना चाहता है कि पूरी दुनिया को नेटवर्क के रूप में बनाना चाहता है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहता है। ये तो चाइना का स्टैंड है, लेकिन इंडिया का ये कहना है, चाइना का इसमें कुछ हिडन इंटरेस्ट है, ठीक है? हिडन इंटरेस्ट क्या है कि चाइना जो भी छोटे-मोटे कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनके सॉवरेनिटी को हैम्पर करता है। सॉवरेनिटी को हैम्पर करने का इन द सेंस ये हुआ कि वो बेसिकली करता क्या है कि पैसा उनको बहुत ज़्यादा दे देता है लोन्स के माध्यम पे, जो वो कंट्रीज़ कभी रीपे नहीं कर पाती है, चुका नहीं पाती है। उस ऋण में वो चाइना क्या करता है, उनके टेरिटरी को गलत इस्तेमाल करता है। ये उनका हिडन इंटरेस्ट है, ये इंडिया का कहना है, ठीक है? इस वजह से हम लोग इस प्रोजेक्ट से बाहर भी है, शुरू से हम लोग इसके बाहर हैं, और इस प्रोजेक्ट का हम लोग हिस्सा नहीं। अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में था, क्योंकि इटली इस प्रोजेक्ट से बाहर आया था, ठीक है? इटली इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। जो बात हम लोग कर रहे थे अभी अपना इंडिया का, कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो हमारा ये प्लान है कि जो चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी के तरीके से हम लोग एक वैसा ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया उसको लीड करे, और इंडिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ये सब मिलके, इज़राइल मिलके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करे। तो बेसिकली यहाँ प्लान है कि इंडिया का जो गुजरात में जो मुंद्रा पोर्ट है, यहाँ पे, या फिर नवी मुंबई से इसको सी के माध्यम से यूएई होते हुए सऊदी अरेबिया तक, यहाँ तक हम लोग सी रूट से पहुँचेंगे, ठीक है? फिर यहाँ से हम लोग रोडवेज होते हुए फिर इज़राइल का हाइफा बॉर्डर,
ये हाइफा पोर्ट, ये बहुत चर्चा में रहता है, अभी भी बहुत चर्चा में है। ये इज़राइल का हाइफा पोर्ट है, वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हाइफा पोर्ट से फिर हम लोग सीवेज के माध्यम से ग्रीस के यहाँ पे पहुँचेंगे, इस वाले पोर्ट पे। तो फिर ये हमारा कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा। ये इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि ट्रेड में बहुत सहूलियत मिलेगी, और दूसरा इनलैंड वाटरवेज से या फिर सी रूट से ट्रैवल करना बहुत सस्ता होता है, ठीक है? सी रूट से। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में पिछले 1 सप्ताह में इसलिए वजह से था क्योंकि इज़राइल पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, या फिर इज़राइल गाज़ा का जो वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से ये काम पूरा रुक गया हुआ है। इस पे कोई फर्दर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिले हैं। इस वजह से वर्ल्ड लीडर्स इसको लेकर क्यूरियस है कि इस प्रोजेक्ट का क्या होगा आगे। अभी कुछ प्लान नहीं, क्योंकि अभी जब तक वॉर थम ना जाए, तब तक इसके ऊपर कुछ भी एक्शन लेना या फिर कुछ भी इस पे इनिशिएटिव लेना अभी संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अभी हमारी डिपेंडेंस है स्वेज कैनाल पे, कहाँ पे? स्वेज कैनाल पे जो हमारी अभी डिपेंडेंस है, उसको भी कम करने की बात की जा रही है। तो जो अभी हम लोग इतना निर्भर रहते हैं स्वेज कैनाल पे, जिसको लेकर अभी हाउदीज का अटैक अभी सुनने को मिला है। हाउदीज का जो अटैक है रेड सीज में, तो वो डिपेंडेंस भी हमारा क्या होगा? कम होगा। तो वो भी एक न्यूज़ है, ठीक है? ये पोर्ट से कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट, कांडला गुजरात के पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई के, ये सब कनेक्ट होंगे पूरे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ये हाइफा पोर्ट है कहाँ का? इजराइल का। ये भी न्यूज़ में रहता है, ठीक है? दूसरा हमारा न्यूज़ है पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है? ये बेसिकली क्या है? इसमें 1 करोड़ सोलर पैनल लगेगी। न्यूज़ में स्टेट गवर्नमेंट को जिसके तहत सोलर पैनल लगाना होगा, सरकार आपके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाएगी और वो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके बिजली का खपत 300 यूनिट से अधिक है पर मंथ, तो वो नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। उस केस में आपको करना क्या होगा कि जो 40% जो खर्चा है, वो आपको खुद ही उठाना होगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो सरकार आपके लिए पे करेगी। तो ये 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने की बात है इस योजना के तहत, जिस वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है? इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नेट मीटरिंग, जो इसके आपको इस बार एक पीसीएस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और यूपीएससी भी इस पे सवाल आपसे पूछ चुका है कि नेट मीटरिंग क्या है? तो नेट मीटरिंग बेसिकली है कि जो भी सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं, उसका कुछ हिस्सा तो आप यूज़ कर लेते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप पावर ग्रिड को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको डिस्कॉम्स बोलते हैं, उसको बेच सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है जिसके तहत सोलर एनर्जी कंज्यूमर्स बेच सकता है, किसको? ग्रिड सिस्टम को या फिर ग्रिड वालों को, वो फिर से इसका यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है? एक अदर बॉडी हमारा न्यूज़ में है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज वर्क एजेंसी। ये क्यों न्यूज़ में है? ऐसा बोला जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक किया गया गाजा के द्वारा, हमास के द्वारा इजराइल पे, इस पे इस बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बॉडी क्या है? ये बॉडी बेसिकली 1948 में बनाए थे, जब इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चला था। उस समय बेसिकली हुआ क्या था, उसमें जितने भी पैलेस्टीनियंस थे वो इजराइल को छोड़ के भागने लगे थे, ठीक है? तो बेसिकली अभी करीब करीब बात करें तो 5.6 मिलियन आपके पैलेस्टीनियंस है, ठीक है? इनके डेवलपमेंट के लिए ये बॉडी काम करता है। उसी ईयर्स जिस वक्त ये वॉर हुआ, उसी समय इसको बनाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये इनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इनके हेल्थ, इनके एजुकेशन, इनकी लिटरेसी, इनको हैबिटाट, ये सब देने का ये काम करता है, ठीक है? ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये पता चला है कि जो हमास ने अटैक किया है, उस अटैक में इस बॉडी के कुछ मेंबर शामिल हैं, या फिर इस बॉडी के इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। तो इस वजह से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये जो बॉडी है, इसको अब फंडिंग देना बंद कर दिया है। तो फंडिंग जब नहीं रहेगा तो ये फिर बॉडी वर्क नहीं कर पाएगा, और फंडिंग ही नहीं रहेगा तो ये सब कार्य भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? जिस वजह से ये बहुत अभी चर्चा में है। नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न, ठीक है? भारत रत्न अवार्ड अभी दिया गया है। ये बेसिकली 5 वो पर्सन है जिनको ये दिया गया है, जिसे बिहार से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ठीक है? बिहार से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। और फिर अगर बात करें तो आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, उनको दिया गया है। फिर एल.के. आडवाणी को दिया गया है, ठीक है? तो ये सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया है, 5 लोगों को भी दिया गया है बेसिकली। और एक चीज़, भारत रत्न का ये जो इमेज देख रहे हैं, ठीक है? ये पीपल लीफ रहता है, उसमें जो भारत रत्न है वो देवनागरी लिपि में लिखा होता है,
और इधर इंडिया का एम्ब्लम बना होता है, ठीक है? जिसपे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो एक चीज़ आपको जानना चाहिए, पीसीएस एग्ज़ामिनेशन में पूछता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी तक टोटल 53% को दिया जा चुका है भारत रत्न, ठीक है? और फर्स्ट टाइम किनको दिया गया था? तो फर्स्ट टाइम 3 पर्सन थे, सीवी रमन और सी राजागोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन तीनों लोगों को दिया जा चुका था। फर्स्ट टाइमर ये थे। एक चीज़ और जानिए कि इसमें फॉरेन टेरिटरीज़ या फिर जो फॉरेन कंट्रीज़ के भी सिटीज़न्स हैं, उनको भी दिया जाता है। उनको भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रोविज़न्स नहीं है। और दूसरा, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? इसमें मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और जानिए इसके बारे में कि एक आपको याद रखना है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस को देने की बात कही गई थी, बट उनकी फैमिली के द्वारा ये बोला गया है कि अभी उनकी मृत्यु कन्फर्म नहीं हुई है, उनकी डेथ के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स नहीं है, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि ये देना सही नहीं है, तो जो नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है? ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और देखिए, यूसीसी हमारा बहुत न्यूज़ में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? क्यों न्यूज़ में है? उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है पूरे देश में जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? यूसीसी आपके संविधान में अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, ठीक है? जिस वजह से ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। और इस बार बहुत सारे पीसीएस मेंस में भी ये प्रश्न देखने को मिला है कि यूसीसी क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं, जितने भी डेरोगेटरी प्रोविज़न्स थे मुस्लिम पर्सनल लॉज़ में, उनको हटा दिया गया है। जैसे इद्दत, हलाला, ट्रिपल तलाक या फिर तलाक का जो मामला आता था, ये सब मामले को इसमें से हटा दिया गया है। बेसिकली प्रोविजंस अच्छे डाले गए हैं जो सभी महिलाओं, सभी पुरुषों, सभी वहाँ के सिटीजन्स के लिए सेम होगा। और एक चीज़ और कि जो मैरिज का एज है 18 ईयर्स और 21 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड मेन, ये दोनों के लिए सेम रखा गया है। और दूसरा एक है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है? तो ये न्यूज़ में है। और इसमें एक चीज़ और कि इससे ट्राइबल ग्रुप्स को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है? ट्राइबल ग्रुप्स को बाहर रखा गया है। एक है पीवीटीजीएस के ऊपर न्यूज़ है कि कुछ अभी ट्राइबल ग्रुप्स को, ठीक है, शेड्यूल लिस्ट में, जैसे उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको शेड्यूल लिस्ट में ऐड किया गया है। तो शेड्यूल लिस्ट आपके संविधान में कहाँ पे जानना चाहिए कि आपके संविधान में आर्टिकल 342 में शेड्यूल लिस्ट दिया गया है, एसटी लिस्ट दिया गया है, ठीक है? वो बेसिकली उस लिस्ट में एडिशन का पावर किसके पास है? और प्रेसिडेंट और इनके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है? प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट के पास है, ठीक है? इन दोनों के पास पावर है कि जो भी शेड्यूल ट्राइब है उनको इसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक है? जो भी शेड्यूल ट्राइब है उनको ऐड किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि पूरे कंट्रीज में कितने पीवीटीजीएस है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। टोटल 75 पीवीटीजीएस है, ठीक है? तो ये आपको जानना है, बस याद रखना है कि टोटल पीवीटीजी 75 से है। ये बस याद रखना है। और हाईएस्ट उड़ीसा में है। यही कुछ हाइलाइट्स थे इस वीक के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे देखेंगे। थैंक यू सो मच।